दोस्तों, परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती और दूसरी बात यह कि प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। ये बात असम के मामले में बिल्कुल सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। 12 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं, 70 के आसपास मौतें हो चुकी हैं और 7 लाख से ज्यादा लोग उस असम में बाढ़ से परेशान हैं। और अभी भी कई जानों की जाने का डर बना हुआ है। और वहां के मुख्यमंत्री तक ने यह कह दिया है कि यह बड़ी चिंता की बात है, इतनी तेजी से बाढ़ पहले असम में नहीं आई थी। तो आखिर असम में इस तरह से बाढ़ अचानक से क्यों आ गई? तेजी से पानी कैसे भर गया? क्या मानसून जो कि बारिश का मौसम चल रहा है इस वजह से हुआ है? तो क्या सिर्फ बाढ़ आने की जिम्मेदारी पूरी मानसून के ऊपर है, या हमारा, आपका, या हम जैसे कुछ लोगों का दोष है? चलिए सारी बातों को समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी जानकारी कि आपके लिए एक स्पेशल कोर्स आ चुका है, ISGS फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि अगर आप दिल्ली से या नोएडा से दृष्टि आईएएस की क्लास नहीं कर सकते और आप यही वाली क्लास ऑनलाइन देख करना चाहते हैं, तो ISGS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है। अब इस कोर्स की खास बात यह है कि 3 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप जितनी बार चाहे क्लास को उतनी बार देखिए। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस के मिलेंगे और इसके साथ ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इस वजह से ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद है, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक सरल भाषा में आपको पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा। आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए या सीधे हमें कॉल कीजिए 8750187501 पर। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। यहाँ पे सबसे पहली बात, हम खबर को समझते हैं कि क्या है। देखिए, 66 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 7 लाख लोग प्रभावित हैं, 856 गांव जो कि 12 जिलों के हैं वो प्रभावित हैं और 50,000 से ज्यादा लोग अभी राहत से वंचित हैं। यानी कि वहां तक अभी भारत की सरकार या हम कहें असम की सरकार, सेना नहीं पहुंच पा रही है। तो वो अभी इंतजार में हैं, ऐसे लोग भी हैं। और इसके साथ ही असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अभी और ज्यादा मुश्किल आने की डर बना हुआ है। अब अगली बात आती है कि ये सारी चीजें कैसे शुरू हुई। तो 19 जुलाई को बाढ़ का पानी तेजी से खतरनाक स्तर पर पहुंचता है और जब वो खतरनाक स्तर पर पहुंचता है तो वो आसपास के इलाकों में बढ़ना शुरू होता है। और जिससे 3 सबसे ज्यादा, शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट, ये असम के ऐसे ऊपरी जिले हैं जहां पे सबसे पहले पानी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर से ही नीचे आ रहा था, तो जो ऊपर के जिले हैं वो प्रभावित होंगे। और शिवसागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो पानी के चपेट में, यानी कि बाढ़ के चपेट में आया। कई लोग राहत शिविर में हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, इंसान प्रकृति के आगे एक छोटा सा खिलौना मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगली बात आती है कि 30% नाजिरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो काफी प्रभावित हुआ है, 20% शिवसागर विधानसभा क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। और उसके बाद ये है कि देखिए, 20% हिस्सा प्रभावित होता है बाढ़ से, लेकिन उसका असर पूरे 100% क्षेत्र में होता है। ये बात आप भी समझते हैं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, युद्ध कहां हुआ, असर कहां देखने को मिला। अब बाढ़ आई क्यों? जब मैंने कहा कि ये कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था, तो एग्जैक्टली क्या था? इसको बहुत ही सरल भाषा में, ये सारी चीजें छोड़ते हैं, इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो कि तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, फिर कहां जाती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में होते हुए, फिर बाद में वो बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब उस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं जो असम में है। अब मान लीजिए उस ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो पानी लेके आएंगी और कहां लेके जाएंगी? ब्रह्मपुत्र में। अब ब्रह्मपुत्र में इतना पानी पहले से भर जाए, बारिश की वजह से इतना उसका जल स्तर बढ़ जाए कि जो सहायक नदियां पानी लेके आ रही थी वो पानी उसमें मिला ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका लेवल बढ़ा हुआ है। तो पानी कहां जाएगा? वो मैदान के क्षेत्र में फैलेगा, चारों तरफ फैल जाएगा। वही बाढ़ का कारण बना। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इतना पानी क्यों बढ़ता जा रहा था जल स्तर? अब उसके पीछे की बात को समझना होगा। देखिए, नागालैंड के मोन में असल में 8 से 9 घंटों में 137 mm बारिश हुई। अब 137 mm बारिश जो हुई, इसका मतलब क्या है? mm बारिश हुई का मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर मीटर में इतना पानी भरा। अगर वो पानी कहीं रिसा नहीं, कहीं बह के गया नहीं, तो 1 स्क्वायर मीटर में इतना पानी आया जो 1 लीटर के बराबर होगा, तो उसको हम कहेंगे 1 mm की बारिश। ये एक उसको नापने का तरीका है। अब सामान्य से कहीं अधिक बारिश हुई, कहा गया कि चराईदेव है, मोको कंचुंग है, यहाँ पे 436%, 493%। अब 493% बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, इसका मतलब क्या है कि 5 गुना ज्यादा बारिश हुई, लगभग 5 गुना ज्यादा। यानी कि जहां 1 होना था वहां हो गई 5। तो इतना ज्यादा बारिश हुई तो असर तो पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी तेजी से लेकिन क्यों हुई? देखिए, कहा गया कि इतनी तेजी से होने की
प्राकृतिक वजहें तो हैं ही, लेकिन मानवीय वजह हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वो जो हम कह रहे हैं ना सहायक नदी, जो इस पूरे बाढ़ की वजह से चर्चा में है, तो उसमें 3 नदियाँ हैं। दिखौ नदी है, नागालैंड से निकलती है, नागा पहाड़ियों से, और उसके बाद फिर ये शिवसागर में जाती है और वहाँ पे फिर आगे बढ़ते हुए ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दिसांग नदी है, ये भी नागालैंड पहाड़ियों से निकलती है और बहाव क्षेत्र इसका वही शिवसागर और जोरहाट क्षेत्र है, वही असम वाला, और उसके बाद फिर आगे ये भी पहुँचती है ब्रह्मपुत्र से दिसांग मुख में। और धनसिरी नदी है, यह नागालैंड मणिपुर बॉर्डर के पास से बराइल पहाड़ियों से निकलती है, ये गोलाघाट जिला असम का है, वहीं बहती है और नुमालीगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब ये आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि नागालैंड नागालैंड तो नागालैंड से नदी का पानी इधर कैसे आ रहा है, क्योंकि नागालैंड ऊंचाई के क्षेत्र में है और वहां से पानी बहते हुए फिर असम की तरफ आता है। अब अगली बात यह है, यहाँ पे 3 नदियों के बाद हम इसको समझें तो देखिए, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बांग्लादेश में जाती है ना। अब यहाँ पे नागालैंड है, ये जोरहाट वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो सहायक नदियां हैं, जो पानी आ रहा है। अब ये ब्रह्मपुत्र में पहले से पानी भरा हुआ है, लेकिन वही सवाल है कि पानी भरा कैसे है और बाकी नदियों में भी का पानी तेजी से क्यों बह रहा है, तो वो समझना पड़ेगा, जिसमें अवैध खनन व उत्खनन एक बड़ा कारण बताया गया। तो नदियों के किनारे जो है अवैध खनन और उत्खनन हुआ, उससे क्या हुआ, जो मिट्टी थी वहां की कमजोर हो गई। अब वो मिट्टी कमजोर हुई तो वो मिट्टी कहाँ पे आ गई, नदी क्षेत्र में आ गई। जब वो नदी क्षेत्र में मिट्टी आ गई, मिट्टी जब नदी में ज्यादा बढ़ जाएगी, गाद जमा हो जाएगी, तो पानी का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी फिर उस जल को नहीं संभाल पाएगी। तो पानी ऊपर उठा तो मिट्टी के बहाव से नदी तल उछल गया और उसके बाद वही बाढ़ का कारण बना। तो उसके अलावा मानवजन्य कारण में एक है वनों की कटाई। वनों की ज्यादा कटाई हो गई, तो जब वन ज्यादा रहते हैं तो वो सब समय लेते हैं तो धीरे धीरे रिसते रहते हैं। लेकिन जब वन नहीं होंगे तो पानी को रिसने का समय नहीं मिलेगा, तेजी से बहकर वह गाद भी लेके चला जाएगा नदी में। तो वो वनों का होना, यानी कि हमें वन लगाने चाहिए, पेड़ नहीं वन होने चाहिए। हम हमेशा कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ हम सोच रहे कि दुनिया का सारे जंगल खत्म करके दुनिया भर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे पेड़ कर दें, तो जंगल की जगह पेड़ नहीं ले सकते हैं, जंगल की अपनी अलग खूबी है। अब यहाँ पे अगली बात, मानव जनित कारण के बाद हमें चिंताएं अगर देखें, तो एक तो देखिए मानसून की बारिश तो हुई तेजी से, वो भी था, लेकिन उसके भी तेजी से बारिश होने के पीछे कि हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन। फिर पहुंच की चुनौती, कि कई क्षेत्रों तक अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, असम में राहत कार्य अभी जारी हैं। नीतिगत विफलता है कि खनन और वनों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टोल बढ़ने की आशंका ये है, मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। दोहराव की समस्या है, ये समस्या सिर्फ 2026 की नहीं हो सकता है, 27-28, क्योंकि अब वो जो समस्या बन गई है, जहां वनों का कटाव हुआ है, जहां खनन हुआ है, वो असर तो अपना दिखाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर वाटरशेड क्षेत्रों में वनीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां पे खनन उत्खनन चल रहा है वहां पे सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। और उसके बाद मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र को हमें और मजबूत करना पड़ेगा। और जल विद्युत परियोजना हो चाहे जल निस्सारण हो, कि किस तरह से जल की निकासी आगे की तरफ होती रहे, भराव ना हो, वो समस्या से निपटने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। और साथ ही कि भविष्य को लेकर के इस प्रकार की बाढ़ आती है, उसको दीर्घकालिक योजनाएं सरकारों को बनानी पड़ेंगी, जिससे इससे निपटा जा सके। तो सारे सवालों के साथ अब मेरा आपसे सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। 2 सवाल हैं। पहला ये है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? आमतौर पर ये सबको पता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।